जैन साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो दिन है वो है सैटरडे का 19 अक्टूबर आज की डेट है। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 20 अक्टूबर शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके नहीं लेकिन आप लोगों के लिए अब तक का सबसे स्पेशल सेशन होने वाला है, जो आपने आज तक कभी भी ऐसा सेशन नहीं देखा होगा। थोड़ा सा कैजुअल है, थोड़ी सी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो कम होने के कारण चीज़ों को थोड़ा मैंने सिस्टमेटिक बनाया है, लेकिन आपको पसंद आएगा क्योंकि आप भी हम जैसे ही बिल्कुल हो। ठीक है, तो चीज़ें जब कम होती है तो चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि 20 तारीख को शाम को 5 बजे आप लोग क्लास जरूर लीजिएगा। ठीक है भैया, तो 20 तारीख को शाम 5 बजे आप लोग जरूर मिलिएगा। मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने आप लोगों से 3 दिन मांगे थे। कौन कौन से? एक 18 तारीख का दिन कल वाला, एक 19 तारीख का, और बेटा एक 20 तारीख का। तो ध्यान रखना 20 तारीख को आपके लिए एक स्पेशल सेशन है। 18 19 को 200 क्वेश्चंस मैंने आपसे कहे थे, 10 सेट 100 क्वेश्चंस के हैं, 1000 क्वेश्चंस में जो एसएससी और रेलवे में बार बार दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं सभी सब्जेक्ट को मिलाकर। इसमें से 7 सेशन ऐसे हैं जो मिक्सअप हैं, 3 सेशन साइंस से रिलेटेड हैं जिसमें सिर्फ आपके पेपर में साइंस ही आती है। 3 तो मैं आपको स्पेशल तौर पर करवा कराऊंगा। 2 दिन अभी जो करवा चौथ का जो दिन है 19 और 20 तारीख को आप लोग मेरे साथ 100 क्वेश्चंस कवर करोगे। 20 तारीख नहीं, 18 19, 18 कल आप लोग कवर कर चुके हो, आज 19 तारीख है, तो 19 तारीख का आज आप लोग ये सेशन पार्ट 2 मेरे साथ कवर कर रहे हो जो 20 क्वेश्चन से रिलेटेड है। सुनाओ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को और चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। सीरीज 100 क्वेश्चन की है, थोड़ा स्पीड से करना, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, रिपीटेड है ताकि आपको एक बार पता चल जाए क्वेश्चंस आपके पेपर में आते किस प्रकार से। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन वो है जो कल का आखिरी क्वेश्चन था। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? महात्मा गांधी जी, कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कल मैंने पढ़ाया था कुल मिलाकर दोस्तों महात्मा ये जो राष्ट्र इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेटा 54 कुल मिला के सेशन हुए थे। 54 सेशंस में दोस्तों हमारे जो महात्मा गांधी जी ने है उन्होंने किस में दोस्तों पार्टिसिपेट किया था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने किस अधिवेशन में दोस्तों पार्टिसिपेट किया था? आप मुझे बस इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ऐसा कौन सा सम्मेलन था जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? ऐसा कौन सा था? चलिए सुनाओ। ऑप्शन की अगर बात करूं, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेटा वो आपकी कलकत्ता वाला होगा। 1916 गलत कर दो, 1919 गलत कर दो, 1920 गलत कर दो। कलकत्ता अधिवेशन 1901 जो होगा वो क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट और दोस्तों करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो आपके महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे ये बेटा कौन सावा अधिवेशन था? ये आपका 17वां अधिवेशन था जो आपके 1901 में कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हुआ था, इसमें शामिल हुए थे। परंतु साथियों अगर आपके पेपर में कह दिया जाए इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो बेटा अध्यक्षता आप लोग बताओगे बेटा दिनसा के द्वारा। इसकी जो अध्यक्षता है वो बेटा आपकी दिनसा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन से रिलेटेड जो बार बार पूछे गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर कह रहा है बार बार पूछे गए रेलवे एसएससी में। 1887 में बेटा मद्रास में हुआ था, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार क्यों आया? क्योंकि बेटा पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इसलिए कांग्रेस अधिवेशन के। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में। स्पेशल क्यों था? क्योंकि बेटा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जिनका नाम था जॉर्ज यूल। ठीक है सर। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, एम रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। पहली बार बेटा राष्ट्रीय गीत में गाया गया था, इसलिए पेपर में पूछा जाता है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों बनी थी एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला नहीं। अगला 1922 में गया अधिवेशन बेटा हुआ, चितरंजन दास की अध्यक्षता में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट था। 1925 में बेटा कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय महिला, वो प्रथम महिला है लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला। 1929 में लाहौर अधिवेशन
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित, इसलिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, वह स्थान दोस्तों कौन सा है। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी दोस्तों 1915 में साउथ अफ्रीका से हमारे भारत लौटे। और उन्होंने दोस्तों 9 जनवरी के बाद में ये बात आती है आपके 25 जनवरी की, और तिथि सेम रहती है 25 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी दोस्तों कहां पर, याद रखना आपके अहमदाबाद में। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों अहमदाबाद जाकर क्या कर दिया, अहमदाबाद में एक स्थान जिसको हम लोग कोचरब के नाम से जानते हैं, अहमदाबाद की कोचरब में जाकर इसकी स्थापना दोस्तों कर दी जाती है। तो आंसर क्वेश्चन का जो बनता है बेटा गांधीनगर होगा, तो आंसर करेक्ट आप लोग मार दोगे दोस्तों, आप लोग अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सर जी 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 में। क्वेश्चन कौन सा दोस्तों, 2022 में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, क्योंकि बेटा हर 4 साल बाद, तो बेटा 2022 में जो गेम हुए थे वो आपका 22वां संस्करण था। इसको होस्ट किसने किया था, बर्मिंगम ने होस्ट किया था। बर्मिंगम कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, बर्मिंगम आपके इंग्लैंड के अंदर पड़ता है। ये आपके 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और ये आपके दोस्तों 8 अगस्त 2022 तक सेशन चला था। पेपर में कह दिया जाए कि 23वां संस्करण जो अब होगा उसको होस्ट कौन करेगा, बेटा उसको याद रखना 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के शहर के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। क्या कभी भारत ने कॉमनवेल्थ होस्ट किया है, हमारे भारत ने सिर्फ एक बार कॉमनवेल्थ होस्ट किया, वो भी आपके 2010 में। जो 2022 में कॉमनवेल्थ हुआ था इसमें बेटा टॉप कंट्री कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया इसमें टॉप पर था। नंबर 2 पे आपका इंग्लैंड था। नंबर 3 पे आपका दोस्तों कनाडा था। नंबर 4 पर दोस्तों याद रखना हमारा भारत था। हमारे भारत ने कितने गोल्ड जीते थे, 22 गोल्ड जीते थे, 16 सिल्वर जीते थे, 23 ब्रॉन्ज जीते, 6 3 9 10 11 की 1 2 3 4 5 6, हमारे भारत ने कुल मिलाकर 61 मेडल जीते थे। कितने, 61 मेडल। सर जी निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, महात्मा गांधी जी ने किसी कारागार को बेटा, महात्मा गांधी जी ने किसी कारागार को मंदिर का नाम दिया था, बताओ किसको मंदिर का नाम दिया था, किसको दिया था मंदिर का नाम, एक जेल को दिया था, कौन से। हाँ जी, तो हम पूछ रहे थे किस कारागार को दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी किस जेल में थे, बेटा याद रखना महात्मा गांधी जी खुद यरवर्दा जेल में थे। यरवर्दा जेल सर कहाँ पर पड़ती है, यरवर्दा जेल आपके पुणे में पड़ती है। और पुणे कहाँ पर पड़ता है, पुणे दोस्तों आपके महाराष्ट्र के अंदर
पड़ जाता है। इस बेस पर ही आपका स्पेशल क्वेश्चन रहने वाला है। यरवरदा जेल कोई नॉर्मल जेल नहीं है। क्यों बेटा? आपने संजू का नाम सुना है? संजू का नाम है बेटा आपके संजय दत्त। संजय दत्त का नाम आपने सुना होगा। संजय दत्त को भी बेटा इसी जेल में टाडा लगाकर बंद कर दिया गया था। अब वो अवैध थे या वैध थे, आपने मूवी संजू बाबा देखी होगी, देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, उनको फंसाया गया था या बेटा वो फंस गए थे, जो भी था, जो है वो था। ठीक है, डन। तो ये संजय दत्त याद रखना। दूसरी बात, ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है। यरवरदा जेल न्यूज में क्यों बेटा? हाल ही में यरवरदा जेल के द्वारा एक लॉन का शुभारंभ किया गया जिसका नाम है खावती लॉन। ये महाराष्ट्र की सरकार ने स्टार्ट किया है ताकि वहां पर जेलों में रहने वाले लोगों को लॉन दिया जा सके। विश्व में मानवाधिकार दिवस के तौर पर कब मनाया जाता है? ऑन विच डे वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड? 7th ऑफ जुलाई को, 8th ऑफ अगस्त को, 20th ऑफ अक्टूबर को, 10th ऑफ दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष हम लोग मानवाधिकार दिवस के तौर पर बेटा 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। किस नाम से? मानवाधिकार दिवस के रूप में। कब से मनाया जाता है? 1950 से दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। हमारे भारत में मानवाधिकार से रिलेटेड मौलिक अधिकार है। स्पेशल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दिवस का भी, राइट्स का भी, यूनाइटेड नेशन से भी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से भी बनता है। सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं। जनता पार्टी के शासन काल में, एक बार मैं फिर से आपके कानों में एक बात दोबारा डाल देना चाहता हूं, जो आप लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हो बेटा, ये 100 क्वेश्चंस का पार्ट 2 है और इसमें भी आपके प्रॉपर तरीके से 100 ही क्वेश्चंस हैं जो आप कवर करोगे। रेलवे एसएससी ने इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया है, इसीलिए मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए क्वेश्चन पेपर आता कैसे है, सिर्फ और सिर्फ। फिर मैंने 2 दिन लिए आपके सामने, सैटरडे और संडे। फ्राइडे सैटरडे, संडे को स्पेशल सेशन है, सैटरडे संडे मैंने 2 दिन लिए हैं ताकि आपको ये रिपीटेड वाले क्वेश्चन मिल जाएं। ऐसे 10 सेशन है टोटल, लेकिन 2 मैं भी करवाऊंगा, फिर आगे बहुत डिटेल में स्टडी चलेगी 1.5-2 हफ्ते, फिर मैं 2 करवाऊंगा। ऐसे कर करके मैं आपको सारे सेशंस करवा दूंगा। ठीक है, फिर मुझे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज भी आपको डाटा पढ़ाना है। मैं आपको, मेरी जो रेड सीरीज है, ये इस पूरी सीरीज का नाम क्या है? रेड। बेटा रेड सीरीज मैंने सोच समझ के लॉन्च की है। एक तरफ से मैं हमला कर रहा हूं हर चीज पर, छोटी से छोटी चीज, जो चीज आपने स्किप कर दी तो समझो वो खत्म। एक एक चीज में उठा रहा हूं जो आपके रेलवे से इंपॉर्टेंट है, एक एक अलग अलग। ये नहीं कि एमसीक्यू में सब खत्म कर दो, नहीं, एक एक स्पेशल तौर पर, बस रेगुलरिटी मत तोड़ना, बाकी मर्जी है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति जो थे बेटा, उनका नाम क्या था? जनता पार्टी के दौरान, शासनकाल के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम फरखुद्दीन था, नीलम संजीव रेड्डी था। नाम याद रखना दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी उस टाइम पे हमारे भारत के राष्ट्रपति दोस्तों बने थे। नीलम संजीव वही हैं जो दोस्तों 21 जुलाई 1977 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बने थे। कौन से नंबर के बने थे? 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 6th दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन है। सर जी मोंगियो पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? एक पत्तन है, एक पोर्ट है। पत्तन को हम लोग क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। पोर्ट का नाम क्या है? मोंगियो पोर्ट। कहां पर है? भारत के पड़ोसी देश में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भूटान में, या फिर आपके भारत के अंदर स्थित है। एक चीज कंफर्म है कि मोंगियो पोर्ट हमारे भारत के अंदर स्थित नहीं है। और आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, नोटिफिकेशन कहता है कि अपडेट क्वेश्चंस इवेंट पर पूछेंगे और पड़ोसी देशों से। क्वेश्चन पड़ोसी देशों से है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। मोंगियो पोर्ट बहुत न्यूज में किससे रिलेटेड था? आपके श्रीलंका या भूटान से बेटा, याद रखना ये आपके बांग्लादेश से रिलेटेड था। 2018-19 की बात है, शरणार्थियों से, तब ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। अपडेट पैटर्न पर ध्यान रखना। आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? आपका बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जी कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? बेटा कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज जो अब तक यूज किया गया है वो बनता है आपका योट्टाबाइट। वो कौन सा? योट्टाबाइट। और योट्टाबाइट बराबर होता है 1024 जेट्टाबाइट। 1024 जेट्टाबाइट मतलब 1024 जेट्टाबाइट इकट्ठे होते हैं तब जाकर बनता है 1 योट्टाबाइट। तो अब तक का जो बताया गया है सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? आपका योट्टाबाइट बनता है। फिर 1 योट्टाबाइट बराबर वो श्रेणी आगे चली आती है, हटा दो। आपके सामने अवेलेबल है। हम लोग कहां पर पढ़ चुके हैं? योट्टाबाइट तक दोस्तों पढ़ चुके हैं। और जब आप योट्टाबाइट की बात करोगे, ब्रोंटोबाइट, योट्टाबाइट बराबर 1024 आपके जीबी। देख रहे हो सबसे लंबा जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों आपका
जियोपोवाइट जिसका आज तक प्रयोग नहीं हुआ। अरे इसकी बात छोड़ो, हम लोग सिर्फ अभी यहीं तक पहुंचे हैं, अभी इन तक हम लोग पहुंचे भी नहीं है, दुनिया पहुंची भी नहीं है, अभी दुनिया यहीं पर पड़ी हुई है, समझ गए, अभी तो बहुत आगे है। खैर, अगला दिए गए ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है। सीरीज आपको ये हमेशा के लिए अब याद रख लेनी है, हमेशा। केबी से बनता है एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी, टीबी से पीबी, पीबी से ईबी, ईबी से जेडबी, जेडबी से वाईटी, वाईटी से ब्रोंटोवाइट, ब्रोंटोवाइट से जियोवाइट। याद रखना, रट लेना इसको। ये आप लोग ऐसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये इनके फुल फॉर्म है, लेकिन आएगा इसके बाद ये, इसके बाद वो भूल जाओगे। ठीक है, उल्टी चलती, इधर से इधर चलती है, इधर से इधर चलती है, ध्यान रखना, इधर से इधर चलती है सीरीज ये। अगले क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? बेटा कौन सा ऐसा स्थान था? असहयोग आंदोलन में, रौलक सत्याग्रह में, अहमदाबाद की जो हड़ताल थी दोस्तों, वहां पर दोस्तों ये बात आती है 1918 की, जब महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में दोस्तों प्रयोग कर दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला था श्रमिकों का, मजदूरों का। सर जी, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहां स्थान प्राप्त हुआ था? यूनानी रोमन कला आपको कहां पर देखने के लिए मिलती है? जो हम लोगों को बताया जाता है कि इसका अस्तित्व, स्थायित्व कहां पर था? इसका स्थायित्व एलोरा में था, गंधार में था, कलिंग में था, या फिर बौद्ध में था? जब आप बेटा कलिंग में, जब आप दोस्तों गंधार में पहुंचोगे, वहां पर गंधार में जो अवशेष, शिलालेख इत्यादि मिले हैं, वो बेटा हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि यूनानी रोमन कला का वहां पर आपको गहरा विस्तार देखने के लिए मिल जाता है। अगर कह दिया जाए गंधार साम्राज्य क्या अभी भी है? बेटा गंधार साम्राज्य आपको अभी भी जिंदा साम्राज्य मिलेगा, लेकिन भारत के अंदर नहीं साथियों, वो आपको अफगानिस्तान में देखने के लिए मिलेगा, जिसको वर्तमान में कंधार के नाम से नहीं दोस्तों, गंधार के नाम से ना जानकर कंधार के नाम से जाना जाता है। बेटा गंधार वही है, आपने सुना होगा 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में सुना होगा, तो 16 महाजनपदों में से एक जनपद था गंधार। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे युवा का नाम क्या था? सबसे बेटा युवा कौन थे? धनंजय, रविंद्र कुमार, अभिनव पांडे, अर्जुन वाजपेयी। बेटा ये वही अर्जुन वाजपेयी हैं जिनकी करंट अफेयर मैंने परसों की क्लास में 17 तारीख को मैंने पढ़ाई, 17 या 18 तारीख की करंट अफेयर पढ़ना जाकर, 17 तारीख की करंट अफेयर पढ़ना जाकर 5वां या 6वां क्वेश्चन है अर्जुन वाजपेयी का। सेक्टर 51 नोएडा के रहने वाले हैं। दुनिया के 8 पर्वत जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है, उनको फतेह करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति बने हैं। और इसी ऊंचाई पर 5 पर्वतों को क्वालिफाई या पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है? तो आपको दोस्तों आंसर याद रखना है, उनका नाम बनेगा आपका क्या नाम था? प्रियंका मोहिते, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैं। चलिए सर जी आगे बढ़िए। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश ने नागरिकता दी थी? बेसिक क्वेश्चन है बेटा, सऊदी अरब को 2017 में दी थी नागरिकता, सोफिया इसका नाम था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया, कहां पर दिया था? महात्मा गांधी जी ने पहला जनभाषण 14 जनवरी 1916 को, बेटा ये तिथि रट लेना, और स्थान था आपका वाराणसी में। कहां पर दिया था बेटा? वाराणसी में दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले साथियों घटित हुई थी? ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, सविनावज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर चंपारण? तो याद रखना चंपारण 1917 से आपका रिलेटेड है। ठीक है सर जी, देख रहे हो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन लेकिन 4 पर निशाना साधता है। सर जी, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? मल्टी बैरल रॉकेट कुछ याद है बेटा? पृथ्वी, त्रिशूल, पिनाका, धनुष। बेटा इन दोनों में से हो सकता है। पृथ्वी त्रिशूल जो है वो पटना से रिलेटेड है, पटना से। किससे रिलेटेड है? पटना से। धनुष होगा नहीं। पिनाका सिस्टम दोस्तों आपको याद रखना है, जिसका वर्तमान में पिनाका जो है उसको जब डीआरडीओ ने बनाया, तो वो भारत के अंदर MK फर्स्ट मिसाइल का स्थान लेगा और इंडियन आर्मी को इसको सौंपा गया है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा दोस्तों विकसित किया गया था? मानव विकास सूचकांक महबूब अल हक के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? रिप्रेजेंट किया गया था। सर जी 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में सून की के नेतृत्व में किस पार्टी के उल्लेखनीय विजय मिली है? बेटा जो सून की के हैं, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं आज भी, इनका पार्टी का संबंध किससे है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं, अपडेट स्टैटिक का क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि 2012 की करंट अफेयर कहां से पूछ दी, नहीं पूछी है।
अपडेट स्टैटिक पूछा है, आज भी न्यूज में रहती हैं, किस पार्टी से संबंधित है, बेसिक क्वेश्चन है। इनका संबंध बेटा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इनका संबंध नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, देखना सेम क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं 2019 के बाद, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया था। वर्तमान में राष्ट्रपति शासन 356 को हटाकर वहां पर नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी गई है। जो मुख्यमंत्री नए बने हैं उनका संबंध किस पार्टी से है, सीधा क्वेश्चन। ठीक, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से दोस्तों मापा जाता है। हॉकी के अंदर अगर कोई जो सामने वाला डिफेंडर होता है कोई गलती कर देता है तो कितनी दूरी स्पेशल तौर पर अगले इंसान को दी जाती है शॉट मारने के लिए, इसको पेनल्टी स्ट्रोक कहते हैं। तो पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है, पहला क्वेश्चन हॉकी से है। कितनी दूरी मिलती है बेटा, तो आपको याद रखना है 10 गज की दूरी मिलती है। रिसेंटली कोई नया क्वेश्चन हॉकी का, बिल्कुल ब्रॉन्ज मेडल कहां से आया है, ओलंपिक से आया है, और PR श्रीजेश ने संन्यास ले लिया है। वही वो PR श्रीजेश और साथ में दोस्तों हमारी हरियाणा की रहने वाली, क्या नाम था उनका, शूटर मनु भाकर, क्या बने थे लास्ट में, अरे यार ध्वजवाहक बने थे, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग सेरेमनी में, ध्यान रखिएगा। 1905 में पहले 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन हुआ करता था बेटा, ब्रिटिश भारत से पहले 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत दोस्तों आप लोग बंगाल को ही याद रखोगे, क्योंकि 1905 के बाद बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, चलिए अगला है बंगाल के विभाजन, आप लोग मेरे साथ पूरी तरीके से कवर कर चुके हो स्टैटिक में, रेगुलर में। ठीक है सर जी, यूएफओ का विस्तार क्या है, मतलब यूएफओ का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया क्या होगा, अंडर फायर ऑब्जेक्ट होगा। आप लोगों में से काफी फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर बता भी सकते हैं, यूएफओ। सेम क्वेश्चन है, अननेम्ड व्हीकल होता है ना, यूएवी जिसको कहते हो आप लोग, क्या कहते हो, यूएवीज। यूएवीज ड्रोन को हम लोग यूएवीज भी कहते हैं, अननेम्ड क्या कहते हैं, अननेम्ड एरियल व्हीकल कहते हैं ड्रोन को, अननेम्ड, उनको कुछ नाम नहीं होते। ठीक है, जैसे रैप्टर हमारे भारत में रेडिएटर, क्या नाम उनका, रेडिएटर रैप्टर उनका नाम है, जो 31 खरीदे हैं 32,000 करोड़ के माध्यम से, कहां से, हमारे भारत ने कहां से खरीदे हैं, अमेरिका से खरीदे हैं, सेम एज। तो बेटा यूएफओ का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना सेम एज अंडर फायर ऑब्जेक्ट अनआइडेंटिफाइड, लेकिन दो ऑप्शन में है, अनप्रूव्ड हटा दो, अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड फिर फाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, या फिर अनआइडेंटिफाइड फ्री ऑब्जेक्ट। तो याद रखना दोस्तों फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं, फ्री ऑब्जेक्ट होता है ये, जिसको कहा जाता है यूएफओ। एग्जाम्पल के तौर पर यूएफओ का प्रयोग भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर एलियन के लिए किया जाता है, यूएफओ दिखाया हमें, समझ गए, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता उनका होता है, एलियंस का। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी बेटा, ये बात आपकी है 15 अगस्त की, 15 अगस्त 1972 में बेटा पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किया गया था, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है। वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान की गई थी बेटा, द्वितीय योजना के दौरान का मतलब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आंसर याद रखना साथियों, आपका बोकारो इज द करेक्ट आंसर। किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, सेकंड 5 ईयर प्लान के साथ में बोकारो की स्थापना की गई थी। लेकिन साथियों एक मिनट, नहीं, बोकारो की स्थापना नहीं की गई थी, इनकी स्थापना की गई थी। जब भी हम लोग बात करते हैं साथियों सेकंड 5 ईयर प्लान की, जिसको हम लोग जानते हैं पीस, जो आधारित था पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान बेटा आपको याद रखना है राउरकेला जो उड़ीसा का है, राउरकेला बेटा प्लांट। साथ ही में मैं आपको बता दूं इसके साथ में दोस्तों आपका भिलाई प्लांट आपका हो गया। भिलाई के साथ साथ में मैं आपको दोस्तों यहीं पर बता दूं आपका दुर्गापुर बेटा प्लांट हो गया। ठीक है, इन तीनों की स्थापना कर दी जाती है, परंतु दोस्तों बोकारो को छोड़कर। अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कोई और नाम, इसका कोई और नाम है बेटा, औद्योगिक योजना के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, या इसको हम लोग महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग गणितीय मॉडल के नाम से भी जानते हैं।
दोस्तों स्पाइकर शब्द का प्रयोग किस खेल से जुड़ा हुआ है? स्पाइकर शब्द का प्रयोग एक ही खेल में होता है जिस खेल को आप लोग हम लोग वॉलीबॉल के नाम से जानते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर साथियों कहां पर स्थित है? ये बात किसकी है? जीएसआई की है। और बेटा ये तो न्यूज में भी है, क्यों? इसके वर्तमान में नए निदेशक बने हैं। नाम इनका है डॉक्टर एस राजू। नाम है डॉक्टर एस राजू। आपसे पूछा गया मुख्यालय, मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना दोस्तों 4 मार्च 1951 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। लेकिन ये बेटा जियोलॉजिकल है। लेकिन भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पर बनाया गया है? जूलॉजिकल तो पार्क बहुत सारे भारत के अंदर स्थित है। जियोलॉजिकल, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बेटा कहां पर स्थित है? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। सो नाउ कमेंट में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर मुंबई होगा? नहीं होगा, कोलकाता होगा। बेटा करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका कोलकाता होगा। भोपाल और अहमदाबाद दोनों गलत हो जाएंगे। अगला देखो, इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? ऐसा कौन सा देश है जिसका पुराना नाम अबिसिनिया है? अबिसिनिया क्या है? किसी का पुराना नाम है, परंतु किस देश का है? जैसे कि एक देश है जिसको दोस्तों हम लोग फ्रांस के नाम से जानते हैं। फ्रांस का पुराना नाम क्या है? एक और देश है जो, और एक फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, इसका पुराना नाम क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा गया है। लेकिन रेलवे नहीं पूछती है ऐसे क्वेश्चंस। रेलवे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देती है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन देती है। तो फ्रांस का पुराना नाम दोस्तों जो है हेक्सागोन। फ्रांस को हम लोग हेक्सागोन के नाम से जानते हैं। सेम एज पेरिस का पुराना नाम है लुटेटिया। पेरिस का पुराना नाम है लुटेटिया। समझ गए? तो सेम एज अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? साथियों इथियोपिया का पुराना नाम है। लेकिन हमेशा याद रखना, सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कैसे देंगे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, आज तक भारत के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं छपी जहां पर आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिल जाए। देश का उपनाम, और वो भी अबिसिनिया, कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस कब मिलते हैं? जब आप इन क्वेश्चंस को करंट अफेयर में पढ़ते हो। इस देश की नई राजधानी घोषित हुई होगी, कोई आइलैंड डूब गया होगा, इस देश के अंदर कोई पुरानी स्मारक गिर गई होगी, हमारे देश के किसी व्यक्ति ने यहाँ पर विजिट किया होगा, यहाँ पर कोई नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना होगा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। समझ गए? आगे बढ़िए दोस्तों। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक प्रचलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज प्रेवलेंट इन पंजाब एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग? ओडिसी होगा, गरबा होगा, कथक होगा, या फिर दोस्तों आपका भांगड़ा होगा? ओडिसी, गरबा, कथक नहीं, इनमें से एक भी आंसर नहीं होगा। भांगड़ा जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सर जी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया। वह कौन था? वो था जोसेफ ए वॉकर था, स्कॉट जोसेफ कैली था, विलियम एच दाना था, या फिर बिलियन जे नाइट था। दिए गए ऑप्शन में से
अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित वह लौट के आया। जोसेफ ए वॉकर था, स्कॉट जोसेफ दोस्तों आपका कैली था, विलियम एच दाना था, विलियम जे नाइट था। तो आंसर दोस्तों जो क्वेश्चन का होगा वो आप लोग कैली साहब का नाम याद रखना, स्कॉट जोसेफ कैली। ठीक है, आगे बढ़ो। सर जी द जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है द जिन ड्रिंकर्स। इस पुस्तक को लिखा किसने है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, द जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम है शोभा डे होगा, सगारिका घोष होगा, या फिर अनीता देसाई होगा, या फिर अरुंधति रॉय होगा। तो याद रखना सगारिका घोष आंसर होगा। सर जी संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या होता है? ऑप्शन आप क्वेश्चन आपके पास में है NHRC नेशनल हाईवेज रिसर्च सेंटर होगा, नेशनल हेरिटेज रिवाइवल कॉरपोरेशन होगा, नेशनल होटेलियर्स एवं रेस्टो रेटियर्स कन्वर्सेशन होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगा। तो NHRC बेसिक क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को आप लोग दिवस मनाते हो। आंसर दोस्तों क्वेश्चन का क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो सही आंसर भी वही होगा। कौन सा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं या खाने होते हैं? हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन अ चेस बोर्ड? 54 होते हैं, 64 होते हैं, 56 होते हैं, या फिर 72 होते हैं? 72 नहीं होते हैं, 56 भी नहीं होते हैं, 54 भी नहीं होते हैं। तो याद रखना बेटा 64 होते हैं टोटल। 2024 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? 2024 में नहीं होंगे, क्यों? हो चुके हैं। कहां पर? पेरिस फ्रांस के अंदर। बीजिंग, लंदन, रियो डी जेनेरो, पेरिस फ्रांस के अंदर दोस्तों इनका आयोजन हो चुका है। फटाफट देखो आंसर, देखो आंसर 100 फटाफट निपटा दो। लेकिन एक बात कॉमन याद रखना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो अपडेटेड भी हैं और बार बार रिपीटेड भी हैं। ध्यान रखना हर चीज को। जैसे यहाँ पर 2018 था, मैंने चेंज करके 2024 कर दिया इस बेस पर। ठीक है, आज स्पेशल डे है, 19 सैटरडे है, सैटरडे को वैसे भी आप मेरे साथ स्पेशल सेशन करते हो। डन। चलिए, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? हारा कौन था और होस्ट किसने किया था? आंसर दोस्तों हमारा भारत होगा। जीता कौन था? अंत में ऑस्ट्रेलिया। जीतना था भारत को, क्योंकि भारत ने एक भी मैच नहीं हारा, लेकिन अंत में स्पाइस से बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। रिसेंटली किसी को स्पाइस अवार्ड मिला था। कौन सा? स्पाइस अवार्ड। स्पाइस का सब जो होता है वो मसालों से भी संबंधित है। स्पाइस अवार्ड रिसेंटली मिला था। और अब क्वेश्चन पूछा पता क्या है? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, स्थापना या फिर वर्तमान में अध्यक्ष नहीं, उल्टा किस मंत्रालय के अधीन है? कितना भी घूम जाओ, क्वेश्चन कितना घुमा दिया खुद सोच लो। अब आप आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है, कृषि एवं किसान कल्याण के अंदर, खाद्य प्रसंस्करण या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। आप सबका आंसर एक होगा, पता कौन सा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आप कभी भी आंसर नहीं मारोगे, वो मुझे पता है। पर वाणिज्य और उद्योग आप लोग कभी नहीं मारोगे। आप लोग या तो कृषि और कल्याण मारोगे या फिर खाद्य और प्रसंस्करण मारोगे, या तो खाद्य या तो कृषि। लेकिन आप दिमाग लगाओगे स्पाइसेस मसाले, कृषि और किसान और खाद्य प्रसंस्करण, लेकिन ये खाए भी जाते हैं और कृषि से भी संबंधित है। बेसिक क्या है कि कृषि से संबंधित है, तो खाद्य आप हटा दोगे। ये मान लो आप इन दोनों पर जा रहे हो, इन दोनों में से आंसर कोई एक होगा, और जब मैं बताऊंगा तो दोनों गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जज्बात बदल गए भाई, समझ गए? अगला देखिए, अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? क्वेश्चन है, अली बंधु शौकत तथा मोहम्मद अली के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? उस आंदोलन का नाम क्या था?
बहिष्कार आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, दिल्ली चलो आंदोलन था, या फिर आपका खिलाफत आंदोलन था? तो करेक्ट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की थी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की थी? ऑप्शन, recently which state government has announced to give मोहनदास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड एवरी ईयर? उत्तराखंड ने की थी, पश्चिम बंगाल ने की थी, उड़ीसा ने की थी, या फिर आपके गुजरात के द्वारा दोस्तों की गई थी? नॉर्मल आंसर मार दो। उत्तराखंड तो गलत हो जाएगा, पश्चिम बंगाल भी गलत हो जाएगा, उड़ीसा भी गलत हो जाएगा। एक मिनट, मोहनदास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा दोस्तों आपके गुजरात सरकार ने की थी। आपके पेपर में एनटीपी सीआरपीएफ में जितने भी अवार्ड के क्वेश्चन आएंगे वो पता है किस बेस पर आएंगे? लिख लेना, स्टेट बेस्ड। स्टेट बेस्ड आपके पेपर में यह पुरस्कार पूछे जाएंगे। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक लोकेटेड? कुआलालंपुर में है, बैंकॉक में है, मनीला में है, सिंगापुर में है? सोचो समझो आंसर दो। बेसिक क्वेश्चन, ई-स्केप इसको पढ़ सकते हो आप लोग। फुल फॉर्म इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन नहीं, यूएन के अंडर काम नहीं करता है ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, एशिया और प्रशांत पैसिफिक में। आंसर एकमात्र हो जाएगा, इसका मुख्यालय भी दोस्तों एशिया में होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। सर जी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दो चीजें मैंने आपको बताई थी आज के 3-4 दिन पहले, जब डब्ल्यूटीओ के बारे में बहुत डिटेल में मैंने घुस घुस के पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि डब्ल्यूटीओ में प्रॉब्लम यह है कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। दिए गए ऑप्शन में बेटा मैड्रिड नहीं है। क्या नहीं है? मैड्रिड। तो आंसर जिनेवा है, और जिनेवा का संबंध बेटा किससे होगा? यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का संबंध हो जाएगा वर्ल्ड टूरिज्म से। समझ गए? जज्बात बदल गए। ध्यान रखना, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर नहीं, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन दिमाग चेंज करता है। समझ गए? नहीं तो स्पेन मैड्रिड आप लोग आंसर मार देते, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो आंसर बदल गया तुरंत। समझ गए? चलिए, प्रिंजर पुरस्कार डब्ल्यूटी का फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको तब पता चलेगा जब आप ऑप्शन पर जाओगे। ठीक है, चलिए। प्रिंजर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रिंजर पुरस्कार किस में दिया जाता है? प्रिंजर पुरस्कार सबको पता है, अगर आप पत्रकारिता में बेटा एक नेक काम करते हो तो दिया जाता है। हमारे भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रिंजर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम है हमारे दानिश सिद्दीकी। अफगानिस्तान तालिबान वाली रिपोर्ट में उनकी मृत्यु हो गई थी। बेटा नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसने 1950 में स्थापित प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग का स्थान 1 जनवरी 2015 को लिया था, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष मोदी जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट का नाम सुब्रमण्यम जी है, पूरा नाम बी सुब्रमण्यम या आर सुब्रमण्यम ऐसा कुछ है, और नीति आयोग के सीईओ का नाम है सुमन बेरी। समझ गए मेरी बात को? हाँ सर समझ गए। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है हाँ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नेशनल इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात है, नीति आयोग के फुल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूशन ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसपेरेंट इंडिया। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शिता, ये भी गलत हो जाएगा। नेशनल या पारदर्शी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया, टर्निंग इंडिया का कोई यहाँ पर सेंस ही नहीं बन रहा है। तो आंसर जो होगा वो होगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डन। चलिए, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर किसका? नीति आयोग का। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अल फिहत में अल फिहरिस्त में किया था, किताब अल बयां में किया था, मज्म उल बहरीन में किया था, सिर ए अकबर में किया था?
ध्यान रखना क्वेश्चन हिस्ट्री का ऐसा पूछा है, एक पुस्तक आप लोग पढ़ते हो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता कॉपी पेस्ट की वजह से कॉपीराइट आ जाएगा, बहुत रेलवे आ गई है तो बच्चे ताबड़तोड़ तरीके से खरीदेंगे 249 250 में, लेकिन वही बुक बेसिक नाम आप जानते हो, जो सोच रहे हो मैं उसी का नाम ले रहा हूँ। देखना आप रेलवे में कुछ नहीं आने वाला, बेसिक तो आएगा ही आएगा, उसमें लिखा होगा आर्टिकल 1 में ये दिया गया है, पेपर में छप जाएगा, लेकिन रेयर क्वेश्चन कहाँ से कवर करोगे? दिखा दो ये क्वेश्चन कहाँ है उस किताब में। क्या क्वेश्चन है कि दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? है रेयर क्वेश्चन, तो आंसर क्या मारोगे? आंसर याद रखना, अल फिहिस्त के नाम, अल फिरिस्त के नाम से, किताब अल बयां के नाम से, मजम अल बहरीन के नाम से, नहीं सिर ए अकबर के नाम से। दोस्तों WWF का मुख्यालय कहां पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ WWF इज, ऑप्शन है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, वियना ऑस्ट्रिया में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, या फिर न्यूयॉर्क USA के अंदर है। आंसर याद रखना, WWF का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका सबसे बड़ी बात सर फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड इसका फुल फॉर्म बन जाता है। और पूछा इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय हमारे दोस्तों आपके ग्लैंड में है। और ग्लैंड किस स्थान पर पता है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है, एक शहर है जिसका नाम है ग्लैंड। सर जी अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं ताकि गरीबी ना हो, गरीबी उन्मूलन के लिए दिवस, गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 17 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग मनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे भारत के अंदर गरीबी दो प्रकार से होती है, एक रियलिटी होती है और एक गरीबी होती है काम चोरी वाली, दो प्रकार की भारत के अंदर गरीबी है। इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ता में मनाया जाता है? हर वर्ष दोस्तों क्या होता है, दिसंबर के पहले वीक में एक त्योहार मनाया जाता है, पहले वीक में। त्योहार का नाम क्या है? महेश्वर मेला त्योहार का नाम है, हॉर्नबिल त्योहार का नाम है, या फिर दोस्तों बोगियो विशु जनजाति त्योहार है, या फिर भगोलोरिया त्योहार। ये वो त्योहार है जो 2001 में पहली बार मनाया गया था। रिसेंटली 25वां संस्करण मनाया जाएगा, 24वां 2024 में, 25वां 2024 में मनाया जाएगा। आंसर क्या होगा? एकमात्र होगा, कौन सा? हॉर्नबिल त्योहार। कौन सा है दोस्तों? हॉर्नबिल त्योहार। क्वेश्चन क्या पूछता है? हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, किस राज्य का राज्य पक्षी है? रटवाया है अरुणाचल प्रदेश और केरल, रटवाया है सर जी। लेकिन नागालैंड के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये फेस्टिवल आपके नागालैंड में मनाते हैं, पहले वीक में मनाया जाता है, लेकिन दिन में पहले वीक में मतलब 7 दिन, मतलब 7 दिन मनाते नहीं, पहले वीक में मनाया जाता है, परंतु चलता है 10 दिनों तक। मतलब ये वो फेस्टिवल है साथियों जो आपके 1 दिसंबर को हाल में स्थापित शुरू होता है, ये आपके 10 दिसंबर तक दोस्तों मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। दोस्तों चेरियाल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका नाम था दोस्तों चेरियाल। चेरियाल इज अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग which has come into ठीक है limelight recently it belong to which state? अब सोचिए पेंटिंग से क्वेश्चन है, कुछ याद आया? मैंने क्या बताया था? कथन निष्कर्ष, लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन। एक तरफ पेंटिंग थी, एक तरफ आपके स्टेट थे, 4 ऑप्शन बेटा आपको मिलाने थे, कवर कर चुके हो। इसी के साथ में एक स्पेशल पॉइंट था, क्या? भारत की महत्वपूर्ण चित्रकलाएं और भारत के महत्वपूर्ण राज्य। उसके बाद न्यूज में कौन कौन सी है, वो नोट्स किस किस के बने हैं क्लास में, जिसके बने होंगे मिला लो बैठकर। और इसके तुरंत बाद एक क्वेश्चन कॉमन कराया था, भारत की महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट। 5 मार्शल आर्ट जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ऐड हुई वो योगा के साथ ही में योगा को गोल्ड मेडल किसको दिया गया पहली बार? इसी के साथ में दोस्तों भारत के अंदर महत्वपूर्ण राज्यों की महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट कौन कौन सी है, पूरा टॉपिक डन। आपका हो या ना हो डिपेंड ऑन रेगुलर। क्वेश्चन में चेरियाल पेंटिंग का संबंध, जिसका भी आंसर तेलंगाना हो, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बन जाता है। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक का नाम क्या था, जो एक प्रकार के पार्टी के रूप में मिजोरम का नेतृत्व करती थी, और मिजोरम की कंडीशन आप लोग जानते हो मणिपुर के साथ में। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लालडेंग का नाम याद रखना, बहुत ही मुख्य व्यक्ति है नॉर्थ ईस्ट में। भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ का नाम क्या है? भारत का सबसे पुराना, ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बात अलग है, लेकिन भारत का सदस्य बाद में बना, ये इसकी बात ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन भारत का मतलब भारत का है, वो भारत के अंदर है बस, और कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करता।
तो भारत का सबसे पुराना संगठन जो था वो भी व्यापार ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या था? ऑप्शन में है दोस्तों आई, ऑप्शन में है INTUC, ऑप्शन में है AIETUC, ऑप्शन में है BMS, ऑप्शन में है CITU। आंसर क्या होगा? आंसर दोस्तों होगा आपका AITUC इज द करेक्ट आंसर। समझ गए मेरी बात को? जब आप आगे बढ़ोगे इसमें तो एक पॉइंट आपका दोस्तों यहाँ पर कवर होगा, वो होगा जाके आपका ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस। ये बेटा इसका फुल फॉर्म था, ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस इसका फुल फॉर्म था। इसकी स्थापना दोस्तों हुई, सबसे पुराना है तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में कर दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, और वर्तमान में कार्यरत है, लेकिन नॉर्मल तौर पर इसके अध्यक्ष का नाम वर्तमान में क्या है? रामेंद्र कुमार। वर्तमान में इनका नाम क्या है? रामेंद्र कुमार दोस्तों, रामेंद्र कुमार इनका नाम बन जाता है। आंसर क्या कर दोगे दोस्तों? आप लोग कर दोगे AITUC इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। समझ गए बात को? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये हो गया आपका, डिस्टरबेंस कभी कभी हो जाता है, कोई नो इशू। और इंडिया यूनियन कांग्रेस डन हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ऐसा राज्य कौन सा? एक राज्य है एकमात्र, कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत का एकमात्र राज्य जो सबसे ज्यादा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है, जहां पर दोस्तों आपके 8 स्टेट बनते हैं तथा दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी से सीमा साझा करता है। एक यूनियन टेरिटरी का नाम तो आप सभी को पता होगा बेटा, दिल्ली, वही NCR वाला इलाका। और अगर मैं राज्यों की आपसे बात कर दूं, आपको याद रखना है बेटा, आपका हिमाचल प्रदेश, एक आपका हरियाणा है, उत्तराखंड है, एक दोस्तों आप यहाँ पर बिहार है। 4 ग्रुप बन गया, 4 का और ग्रुप बना लो। एक आपका दोस्तों यहाँ पर झारखंड हो गया, एक यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, एक आपका राजस्थान दोस्तों बन गया, एक आपका MP मध्य प्रदेश बन गया। ये 4 ग्रुप ये बन गया, और 4 का ग्रुप दोस्तों ये बन गया, और एक यूनियन टेरिटरी आपकी बन गई दिल्ली। आंसर आपका हो गया उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ोगे, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड लिटन ने, या फिर दोस्तों लॉर्ड बिलिंगटन। डलहौजी कर नहीं सकता है, रिपन आंसर होगा नहीं, लिटन आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नाउ करेक्ट आंसर इज लॉर्ड दोस्तों लिटन इज द करेक्ट आंसर। देसी भाषा जो अधिनियम है बेटा आपके 1878 से रिलेटेड था। ठीक है भैया। कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या ऐसा करने का प्रयास भी करती है?
क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। ऑप्शन में है दोस्तों संवेग, ऑप्शन में है द्रव्यमान, ऑप्शन में है बल, या ऑप्शन में आपका हो जाता है जड़त्व। तो आंसर क्वेश्चन में क्या होगा? ये जड़त्व इनर्शिया सिस्टम आपका। संवेग गलत हो जाएगा, द्रव्यमान भी आंसर आपका गलत ही होगा। बेटा बल इज द करेक्ट आंसर, एकमात्र ऐसा बल ही होता है। रिलेटेड टू साइंस, कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलने का प्रयास करती है? एक गाड़ी आराम से चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, क्या करोगे इसकी इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, कुछ भी करो, लगाओगे तो बल, रोकोगे स्थिति में परिवर्तन होगा, कैसे रोकोगे? फोर्स ही तो लगाओगे। गाड़ी में जो बैठा है अगर वही इंसान गाड़ी को रोकना चाहे, ब्रेक लगाएगा? फोर्स लगाया, गाड़ी रुक गई, स्थिति में परिवर्तन हुआ, किसकी वजह से? जड़त्व की, बल की वजह से। समझ गए? चलिए अगला, जब एक दिमाग ज्यादा मत लगाना, ज्यादा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाथ लगाया, हाथ में वजन था, द्रव्यमान था, गाड़ी रुक गई, मतलब द्रव्यमान सही हो जाएगा। इतना ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये वो वाला हो जाएगा फिर ऊपर से टपके खजूर पर लटके वाला सिस्टम। जब एक पिंड किसी अनंत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास क्या होती है? एक बेटा पिंड है और कहा जाता है अनंत तल पर लुढ़कता है। अब सोच के देखो, कोई भी पिंड अनंत तट पर तब लुढ़केगा जब वो जगह थोड़ी ऊपर नीचे होगी। आपने एक बॉल ली, एक सरफेस पे बॉल रख दी, बॉल वहां लुढ़केगी जहां पर वो जमीन ऊंची खाली होगी। जमीन ऐसी होगी तो बॉल यहां से छोड़ोगे यहाँ चली जाएगी, यही तो होगा। बेसिक तो ये कहता है ना। तो वही है, अनंत तल तल पर तब लुढ़कती है जब आपकी जमीन ऊंची खाली होगी। मान लो जमीन ऐसी है, आप लोगों ने किसी पिंड को यहाँ पर रखा, पिंड बेटा आगे बढ़ गया, ओके, और पिंड अनंत तल का मतलब है इन्फिनिट, मतलब तल बढ़ रहा है, जा रहा है, क्योंकि लिमिट नहीं है, अनंत। ठीक, तो पूछा है उसके पास क्या है। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। केवल गतिज ऊर्जा है, सिर्फ गति कर रही है मतलब गतिज ऊर्जा है। केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज और स्थिति दोनों ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। हमेशा याद रखना ऐसे सिचुएशन में उसके पास दोनों ऊर्जाएं होती हैं, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। 1/2 वाला सूत्र याद होगा, के बराबर वही है इसमें लगता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, बहुत बार मैंने आपको कवर करवाया है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, ये आपका बना हुआ है वृत्त, बीच में बेटा क्या है इसका सेंटर ऑफ मास, ये तो सबको पता होगा सर जी, बिल्कुल है। कोई वृत्तीय पथ का मतलब होता है कोई वस्तु बेटा यहाँ पर क्या कर रही है, घूम रही है, या जरूरी नहीं है राउंड नहीं, अराउंड घूम रही हो मतलब अंदर घूम रही हो। जैसे मौत का कुआं, मौत के कुएं में गाड़ी यहाँ पर चलती है, बाद में ये बिल्कुल उस पर लगा देता है और गाड़ी उल्टी हो जाती है और बेटा इस पर घूमने लगती है। तो आपसे पूछा गया जब वो घूर्णन कर रही है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है, इधर झुकता है, तो बेटा जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ये फोर्स कौन सा लगता है? कोणीय बल कभी नहीं लगता, साधारण बल नहीं लगता, अभिकेंद्री गुरुत्वाकर्षण कभी नहीं हो सकता, वो तो सीधा नीचे लगता है। तो जो केंद्र की ओर घूर्णन करती हुई वस्तु का वृत्तीय पथ पर जो फोर्स होता है उसको अभिकेंद्रीय कहते हैं। और बेटा अंदर से बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। बल दो प्रकार से होते हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। जैसे कि वृत्तीय पथ पर अंदर से घूमोगे तो बेटा कौन सा होगा? तो होगा आपका राउंड, और बाहर से अराउंड। समझ गए? अराउंड राउंड दो शब्द होते, उसी प्रकार से बल भी इस प्रकार से दो प्रकार से लगता है। डॉक्टरों के द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एक एवं हवाई अड्डों में किसी तरंग का प्रयोग किया जाता है। बेटा तरंग कौन सी होती है? डॉक्टरों के द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एक हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? बेटा एक मूवी है, एक वेब सीरीज है, उसका नाम है असुर। असुर जो वेब सीरीज है ये आगे आने वाले डिजिटल वॉर से रिलेटेड है, डिजिटल वॉर से रिलेटेड है। और बेटा बहुत ज्यादा सस्पेंस और क्राइम इसके अंदर अवेलेबल है। क्या है? क्राइम पर है। इसी में डॉक्टरों के द्वारा एक रेज का प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग बेटा याद रखना रिलेटेड टू एक्सरे। अगला क्वेश्चन है, मूवी देखना पता चल जाएगा। जिन बिंदुओं पर सभी किरणें मिलती हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं
सबको पता होगा लेंस बेटा, चाहे आपका कोई भी बेटा आपके सामने लेंस बना हो, समतल हो, उत्तल हो, ठीक है, चाहे आपका दोस्तों घर वाला लेंस बना हो, ठीक है, चाहे आपका ये वाला हो, चाहे आपका ये वाला हो, चाहे आपका ये वाला हो, समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, लेंस बेटा चाहे ये अलग अलग हैं या फिर दोस्तों चाहे आपका ये वाला हो, लेंस कोई भी हो, हर लेंस में आपको फोकस जरूर मिलता है, परंतु समतल को छोड़कर यहाँ पर फोकस नहीं बनता, सामने है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि फोकस बेटा, फोकस क्या होता है, फोकस ये होता है जब सारी किरणें एक ही स्थान पर टकरा जाती है, वही फोकस होता है। आंसर क्या होगा? लड़के तो इस फोकस को जानते ही होंगे, कभी मेले घूमने गए हो, मेला में, मेले में घूमने गए हो, किसी एक अच्छी सी दुकान पर एक अच्छी सी लड़की बैठी होती है, वो एकदम गोरी सी लड़की है ना, आंखों में काजल होता है, अच्छी खासी तरीके से सजी वजी लड़की बैठी होती है आराम से, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, भीड़ पूरे मेले की तुम्हें वहां पर 10% ज्यादा ही मिलेगी, और लोग मुंह से कहते हैं कहाँ हो यार, फोकस तुम्हारा उधर है। आंसर क्या है? फोकस। जहां पर सब हैं वहीं पर फोकस, आंसर देखो ये वाला हो गया, समझ गए? ऐसे समझ लो। अब ये मत सोचना सर जी ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं तुम्हारी मानसिक वाली बात बता रहा था तो मुझे बदनाम कर दो। भोजन के बर्तनों पर, वो बात अलग, एक सब एक जैसे ही होते हैं, मैं भी इंसान हूं भाई। भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों? जो भोजन के बर्तन होते हैं उन पर टिन की, भोजन के जो बर्तन होते हैं उनके जस्ट पीछे टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं। बेटा जिंक जब चढ़ता है उससे लोहे पर क्या नहीं होता है? जंग नहीं पकड़ता है। टिन की क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो टिन होता है बेटा ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, जिंक टिन से नहीं, जिंक टिन से अधिक होता है, जिंक टिन से कम नहीं, क्योंकि जिंक जो होता है बेटा वो टिन से अधिक प्रक्रियाशील होता है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है भैया। कोयला के किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है? क्या क्वेश्चन है इसमें पूछा गया? कोयले 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और बेटा आपका पीट होता है। सबसे पहला जो कोयला आता है वो होता है एंथ्रेसाइट, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है पीट। कोयला कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला कोयला आता है एंथ्रेसाइट, नंबर 2 पर कोयला आता है लिग्नाइट, नंबर 3 पर कोयला आता है बिटुमिनस, नंबर 4 पर कोयला आता है पीट। इनका वर्गीकरण सर ऐसे क्यों किया गया? जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है वही सबसे अच्छा कोयला है। नंबर 1 पर कौन सा? एंथ्रेसाइट। आंसर एंथ्रेसाइट, खत्म। समझ गए? नंबर 2 पर अच्छा लिग्नाइट, नंबर 3 पर अच्छा बिटुमिनस, नंबर 4 पर अच्छा पीट। पीट में वही लगभग 40-50% कार्बन होता है बेटा। 3 नंबर बिटुमिनस पे 60-70 हो जाता है, नंबर लिग्नाइट पर हो जाता है लगभग लगभग 70 से 80-85%, और बेटा एंथ्रेसाइट में 85 प्लस 90% तक कोयला कार्बन पाया जाता है, इसलिए समझ गए, इसलिए वो अच्छा होता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? कहते थे ना सर साइंस ले आओ, साइंस ले आओ, चलो बताओ। स्टार्च को जल में अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम जो होता है, इनवर्टेज कहते हैं, उसको एमिलेज कहते हैं, उसको हम लोग दोस्तों डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, उसको हम लोग एनहाइड्रेज कहते हैं, उसको हम लोग दोस्तों एमिलेज के नाम से जानते हैं। अगला है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? वो होता है हाइपोथैलेमस, वो होता है सेरिब्रम, वो होता है कार्पस, वो होता है मिड ब्रेन। दिए गए क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो आपका सेरिब्रम इज द करेक्ट आंसर दोस्त बन जाता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? दोस्तों व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल ऑफ अ न्यूबॉर्न गर्ल? एक नवजात बालिका बेटा, कहीं पर एक बच्ची पैदा होती है, नवजात तुरंत बच्ची पैदा होती है, उस बच्ची की कोशिकाओं में मतलब सेल में
गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन पाया जाता है? 44 गुणसूत्र प्लस डबल एक्स, 22 गुणसूत्र प्लस डबल एक्स, 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई, 22 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई। ऐसा पढ़ा माना जाता है और पढ़ा जाता है एक्स वाई के संयोजन से लड़का या लड़की पैदा होती है ना, वगैरह वगैरह। मुझे इतना अंदर इसमें नॉलेज नहीं है, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से समझ सकते हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो थोड़ी चीजें अलग होती हैं, सबने अलग अलग तरीके से पढ़ा होता है। क्या पता मैं पढ़ा दूं, आप लोग मेरी वीडियो बना के अपलोड कर दो, देखो एक टीचर खुलेआम ऐसे पढ़ा रहा है, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं थोड़ी। तो इसी बेस पर एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? हमेशा याद रखिए डबल एक्स करेक्ट आंसर होता है। लेकिन बेटा 22 गुणसूत्र कोई मतलब नहीं होता, 44 गुणसूत्र प्लस डबल एक्स। विस्थापन की परिवर्तन के दर को डैश कहा जाता है? बेसिक किताबों में परिभाषाएं लिखी होती हैं, सीधी परिभाषा उसने लिख दी है डायरेक्ट। क्या विस्थापन की परिवर्तन की दर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेटा विस्थापन की परिवर्तन, जब विस्थापन में परिवर्तन हो जाए और परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम लोग बेटा वेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब आप किसी स्थान से दूरी स्टार्ट करते हो और बेटा पूरे दुनिया में घूमकर वापस उसी स्थान पर आ जाते हो तो विस्थापन 0 होता है। इसको दूरी नहीं विस्थापन कहते हैं। दूरी किसको कहते हैं? आप ए से स्टार्ट हुए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और यहाँ पर आके जेड तक खत्म हो गए, मिले नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा आपकी हो जाएगी। समझ गए? ऐसे आप क्वेश्चंस को ध्यान रखा कीजिए। लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन था क्योंकि दूरी यहाँ से आप यहाँ भी तय कर सकते थे। समझ गए? ना कि घूम के आ सकते थे। अलग अलग चीजें होती हैं। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है मत पढ़ो, ऑप्शन देखो क्या कहता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। प्रत्यास्थ स्थितिज शून्य ऊर्जा है, अपरिवर्तित ऊर्जा है, बढ़ती हुई ऊर्जा है, घटती हुई ऊर्जा है। कह रहा है एक कॉइल स्प्रिंग। कॉइल का मतलब क्या होता है बेटा? कॉइल का मतलब होता है गोल। स्प्रिंग का मतलब बेटा क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब होता है, दिस इज द स्प्रिंग। कह रहा है स्प्रिंग को कंप्रेस मतलब दबाओ। जब आप इस स्प्रिंग को जैसे ही दबाते हो तो आप उस पर एक काम करते हो, तो ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? जैसे दबाते हो छोड़ोगे तो भाई साहब एकदम कहाँ गिरती है पता नहीं चलता। मतलब ऐसे नहीं, विस्फोट नहीं होता, मतलब एकदम दूर चली जाती है। ठीक है, जैसे कि बेटा ये मेरे पास रिमोट है, इस रिमोट में आपको दिख रहा होगा सेल के ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है ऊपर, जिसको दबाते हो देखना, ये देखो आ रहा है अपने नीचे। तो ये जो आपसे पूछा गया, ये जो मैं हरकत कर रहा था, कौन सी ऊर्जा, और ऊर्जा में क्या हो रहा है? काम करते हो। मतलब दोस्तों जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, शून्य अपरिवर्तित नहीं, वो ऊर्जा बेटा बढ़ती है, घट तो कभी सकती नहीं। आप कितना भी काम करोगे वर्क डन हमेशा कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो आंसर याद रखना बढ़ती है। सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन से पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर में घुमाया जाता है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? एक सोडा वाटर है, एक बोतल लो, बोतल में आपने सोडा वाटर भर लिया, ढक्कन को बंद कर दिया, बंद करने के बाद में उस बोतल को ऊर्ध्वाधर आपने घुमाया, ऊपर बहुत तेज ऐसे करके आपने घुमाया। घुमाने के बाद में बोतल के किस भाग में बोतल को घुमाओगे और बेटा बोतल के किस भाग में, किस भाग के निकट आपको बुलबुले एकत्रित दिखाई देंगे? बोतल के पीछे या बोतल के आगे, ढक्कन के पास। हमेशा याद रखना ऐसी कंडीशन में ना ढक्कन के पास ना सबसे पीछे। बोतल दोस्तों बेसिक तरीके से ऐसी बोतलें दोस्तों होती हैं, ये शराब की मैंने बना दी है, मतलब बेसिक तौर पर बता रहा हूँ। बेसिक बोतल भी लगभग में दोस्तों ऐसे ही हुआ करती हैं। ऐसी तो बोतलें बेसिक तौर पर होती हैं, पेप्सी वगैरह की दोस्तों ऐसी होती हैं। तो याद रखना हमेशा जो ये वाला इलाका होता है, इस इलाके पर आपको बहुत सारी बूंदें या बुलबुलें देखते हुए मिलती हैं। तो ये हो गया बेटा इसकी गर्दन ना कि मुंह, तो गर्दन के निकट में बहुत सारे आपको बुलबुले मिलते हैं। सर जी उत्प्लावन का केंद्र हमेशा कहां पर होता है? गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है, विस्थापित द्रव के आयन के केंद्रक के संपाती, ऑफ कोर्स उत्प्लावन हमेशा याद रखिए बेटा परिभाषित है विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग मेरे साथ कवर कर रहे हो 67, कौन सा? 67। ठीक है सर जी, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना
जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है वह क्या है? जिसका तापमान लिया जाना है, उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से तापमान मापा जा रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग विकिरण आवृत्त पायरोमीटर, भरण प्रणाली हटो, पारद वाली गिलास तापमापी नहीं, ऊष्मा विद्युत छोड़ दो, आंसर एकमात्र आता है विकिरण आवृत्त पायरोमीटर। ठीक है एग्जाम। अगला बेटा, अर्धवाहक शीशा होता है, मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो क्या होता है? हमेशा याद रखना, मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है हमेशा एक होता है, वो बेटा आपका उत्तल लेंस होता है, मैग्नीफाइंग लेंस। सर जी, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किसमें नोबल गैसेस को रखा गया है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेसिक है कि आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस समूह में सबसे लास्ट में बेटा 18वें समूह में, 18 ही होते हैं, सबसे लास्ट में ही आपको नोबल गैसेस देखने के लिए मिलती हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ाई है, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल मैंने आपको रटवाई है दोस्तों, ध्यान रखना। कोई बच्चा मुझसे नहीं कह सकता नहीं सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। और यही वो दिन है, आज कम से कम अपनी आंखों आंखों को कम से कम खोल लो, जब आप लोग मेरे साथ रेलवे के पेपर का आंसर की शॉर्ट सेशन कर रहे होगे, मेरी यही बातें याद करोगे आप लोग, यही बात एक एक ध्यान रखना। जब मैं स्क्रीन शॉट सेशन कर रहा हूँ तब, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है? तब O2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं, तब NO2 गैस के 1 मोल उत्पन्न होता है, NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। खुद सोच के देखो, NO2 गैस के 1 मोल कहां यहां नजर आ रहा है? नहीं हो सकता, 2 है ना भैया, खुलेआम कह रहा है 2, कंफर्म बात है 2 हमेशा आंसर होगा, लेकिन कौन सा, ए या सी? ना 1 होगा ना 3 होगा, हो ही नहीं सकता भाई। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सोचो। एक देखो O2 ऊपर लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है नाइट्रेट, तो बेटा आपका O2 तो गलत हो गया ऑटोमेटिक, एक ही ऑप्शन बचा है, खुद से ही आंसर मारवा रहा है वो तो भाई, सोच के देखो। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करता है? उसको हम लोग डोस्मोसोम कहते हैं, उसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, उसको हम लोग धानी कहते हैं, उसको हम लोग लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। सर जी, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? अनाक्षी श्वसन का व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेफ्रिजरेशन? वो होता है CO और जल नहीं, फ्यूफूरिक अम्ल नहीं, लैक्टिक अम्ल इज द करेक्ट आंसर, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद। सर जी, लाल रक्त कणिकाओं जिनको हम लोग RBCs के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, का रंग लाल होता है? शायद कारण पूछा गया, हाँ कारण पूछा है, क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, या फिर हीमो साइनिन के कारण, या फिर हीमोग्लोबिन के कारण? वो कारण बताइए। बचपन से पढ़ा है टमाटर वाला रूल आप लोगों ने, हीमोग्लोबिन, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की थी? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये गर्भवती महिलाओं, जच्चे और बच्चे दोनों से संबंधित है। जच्चा बच्चा क्या होता है? जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे को बच्चा कहा जाता है और माँ को जच्चा कहा जाता है। तो सरकारी अस्पतालों में नाम सुना होगा। तो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की थी? उस राज्य का नाम याद रखना, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने, उसके बाद अन्य राज्यों ने इस पर ध्यान दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग यूपी से हुई थी। विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल कौन सा था? साथियों, अब भारत के अंदर कुल मिलाकर 43 स्थल हो चुके हैं। कितने? 43 नहीं सर, 43 भी गलत बता रहे हो सर, 44 हो चुके हैं। अब भारत के अंदर 44, सर 44 कब से हो गए? मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको से पूछा गया 39वां, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां, फिर आपका 44वां। आओ कवर करते हैं। 39वां बना है आपका रामाप्पा टेम्पल, जो आपके तेलंगाना से है। 40वां जो बना है बेटा उसका नाम हो जाता है धौलावीरा, जो आप गुजरात में है। रामाप्पा टेम्पल आपके तेलंगाना से है। धौलावीरा दोस्तों आपके गुजरात से बन जाता है। 41वां आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसका नाम था शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। ठीक है, शांति निकेतन, शांति निकेतन बेटा वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है।
42 में याद रखना अपना हौशल्या टेम्पल, द नेम है जो हौशल्या टेम्पल। हौशल्या टेम्पल का संबंध आपके दोस्तों कर्नाटक राज्य से बन जाता है। ओके सर। सर जी 43 में याद रखना मैदम, ठीक है मैदम, ये कहाँ पर पड़ता है? मैदान एक प्रकार का है, ये साथियों आपके असम से रिलेटेड है। और साथ ही में आपका 44वां पूछ दिया जाए साथियों, ओरछा का नाम याद रखिए। ओरछा कहाँ पर है बेटा? ये आपके मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलता है। ये रामालैंड, इसको रामालैंड कहा जाता है ओरछा को। सर जी ये क्वेश्चन कब का है? ये बेटा क्वेश्चन है आपका 18 18 18 अक्टूबर, यानी कि बेटा कल की क्लास जो आपकी हुई है 18, आज 19 है, कल की क्लास में आप देखना जाकर, आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिल जाएगा मॉर्निंग में करंट अफेयर्स में। मैंने वहां पर आपको सारा रिवीजन करवाया है। कौन सा रिवीजन? सारा रिवीजन। तो 39वां पूछा है, आंसर दोस्तों दिए गए ऑप्शन में मार दोगे, रामाप्पा टेम्पल। रामाप्पा टेम्पल का संबंध काकतीय साम्राज्य से है, और काकतीय साम्राज्य का संबंध बाहुबली मूवी आप देखोगे पता चल जाएगा। काकतीय साम्राज्य के होने वाले सम्राट बाहुबली। वर्ष 2000 माहिस्मती तो कहता ही है काकतीय साम्राज्य से उद्भव हुआ है उसका, समझे। वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक का आयोजन कौन करेगा? वर्ष 2024 में बेटा 33वां संस्करण, रिपीटेड क्वेश्चन, कतर नहीं बेटा आपका पेरिस करेगा। 32वां जापान। देखो देखो क्या मैंने पढ़ाया था आपको, 2020 में हुआ था, फिर आपके 2024 में हुआ होगा, हो चुका है, फिर आपके 2028 में होगा, फिर आपके 2032 में होगा, फिर आपके 2036 में होगा। अब तक इतने कन्फर्म्ड हैं, ठीक है सर। 2022-20 में जो हुआ था बेटा, वो आपके जापान की राजधानी टोक्यो में, आपको देश बताता हूँ और शहर मुंह से बोल रहा हूँ, जापान के टोक्यो में हुआ था 32वां संस्करण। 24वां फ्रांस की राजधानी बेटा, ये कहाँ हुआ था? आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। एडिशन कौन सा था? 33वां। सर जी 2028 में लॉस एंजल्स एक शहर है जो बेटा आपके अमेरिका का शहर है। एडिशन 33 के बाद साथियों आपका 34वां होगा। 2032 में बेटा एक शहर का नाम है जिसको हम लोग ब्रिस्बेन जानते हैं, ब्रिस्बेन, ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है बेटा, ऑस्ट्रेलिया का 35वां संस्करण। बेटा 2036 में किसी को चुना नहीं गया, फिर बेटा हमारे इंडिया ने ऐसी घोषणा की है। सर जी घोषणा कर देता है, क्या वो होस्ट करता है? नहीं। इंटरनेशनल ओलंपिक बेटा जो कमेटी होती है, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी होती है, आईओसी जो होती है, उसके द्वारा बेटा देशों के साथ में इलेक्शन किया जाता है, और इलेक्शन में जो देश चुन लिया जाता है वही होस्ट करता है। भारत ने सिर्फ घोषणा की है, आईओसी से कहा है इलेक्शन में भारत जीतेगा तो हमारा भारत इसको होस्ट करेगा। समझ गए? ऐसा ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर आगे बढ़िए। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है? नागरिक अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम। जो ऑप्शन बेहतर है तो बेहतर की तलाश करो ना, ये भी सही है, लेकिन बेहतर ऑप्शन है नागरिक अधिकार अधिनियम। ये बेटा 1955 है, और इसकी कौन सी धारा ऐसा काम करती है? धारा 15 का दोस्तों का सिस्टम याद रखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो राज्य का कर्तव्य होता है। ठीक है, उन्मूलन करना इन चीजों का। अफ्रीकी परमाणु हथियार क्षेत्र संधि जो, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है। इस संधि को बेटा हम लोग पोलिन डाबा संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन चाहे यूपीएससी में आ जाए तो भी आप लोग क्वेश्चन गलत करके आओगे। ये क्वेश्चन बस न्यूज पे था, जैसे हमारे भारत के अंदर सिंधु जल संधि हुई थी, पेपर में आ जाए कब हुई थी पता है, लेकिन पेपर में इसी से रिलेटेड अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि कब हुई थी, ताकि अफ्रीका के अंदर भी कोई भी इसका यूज ना सके, ना ही इनको बना सके, इस बेस पर हुई थी। खैर सर जी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग दोस्तों किया जाता है? हीलियम गैस का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं, जो एक परमाणु होती है, ये भी याद रखना, एक परमाणु होती है। कैसी होती है? एक परमाणु होती है। ठीक है।
ठीक है, एक परमाणु होती है, और ये मेरे पेपर एसएससी सीरियल में पूछा गया क्वेश्चन था 18 सितंबर का। विश्व विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापोगे, किलोग्राम का, सेंटीमीटर का नहीं, अमीटर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं अमीटर है तो विद्युत धारा को दोस्तों हम लोग अमीटर से मापते हैं। सर जी, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? पहली बार दोस्तों याद रखना आप लोग 1962 में इसका प्रयोग चुनाव में पहली बार दोस्तों किया गया था। इसको बनाया किसने था? एमवी एमवी एमपीवीएल एमपीवीएल एक कंपनी है, वह कंपनी दोस्तों इस स्याही का चुनाव इस स्याही को बनाती है जो मिटती नहीं है। देखा होगा आपने, लगाते हैं वो लोग। तो बताओ, वोट देने वाले मतदाताओं के हाथ में जो स्याही का प्रयोग किया जाता है बेटा, वो स्याही कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, सिल्वर ब्रोमाइड होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। याद रखना दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही वह होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं था? दलित मुक्ति मोर्चा, समता स्वतंत्रता मंच, हाँ सारे हैं, लेकिन दलित मुक्ति मोर्चा को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1956 के समय दोस्तों याद रखना, तेलुगु भाषा को जोड़ा गया था। और लेकिन क्वेश्चन आपसे आएगा उन 22 भाषाओं से, और भारत के अंदर शास्त्रीय भाषाएं जो 6 हुआ करती हैं उसमें नई भाषा को ऐड कर दिया गया। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी वो क्वेश्चन जाकर कवर जरूर करना, जाकर कौन सा, कि भारत के अंदर नई भाषा कौन सी जोड़ी गई है। मैं आप ऑलरेडी करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूं, और पढ़ा ही नहीं चुका हूं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनवा चुका हूं। तो जाना उस सेशन को जरूर पढ़ना जाकर। दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी लत डाल लो, पता है किस चीज की? बेटा, दुनिया में सबसे अच्छी खुशबू पता किसकी होती है? नोट देखा है कभी? बेटा, दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी धोखा नहीं देती है। अब वो मत कहना कोई मर रहा हो, जान वापस नहीं आ सकती, पैसा से, पैसा हाथों का मैल होता है, ये वो बातें करते हैं जिनके पास होता नहीं है। ध्यान रखना, पैसा वो चीज है जिससे मरा हुआ इंसान भी अब वापस आ सकता है, नहीं आ सकता तो आने लगेगा। लेकिन भाई साहब, टारगेट एक ही रखो, गांधी जी। क्या समझे? 500 के नोटों की तुम्हारे पास गड्डी जिस उम्र में हो कम से कम इतनी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे 20-25 बोरे भरे रखे हो नोट के, यार पैसा ही पैसा। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा है? ऊर्जा का नियम है, द्रव्यमान का नियम है, एक मिनट, ऊष्मा गतिकी ऊर्जा है, ऑप्शन में ऊर्जा है तो क्यों आगे बढ़ना? ऊष्मा गतिकी का, एक मिनट, हाँ सही है, ऊष्मा थर्मोडायनामिक आंसर रिलेटेड टू ऊर्जा के नियम से। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सोच समझ के आंसर देना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। विद्युत ऊर्जा को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम लोग बदलते हैं, ठीक है, तो हम लोग विद्युत ऊर्जा को, इन सारी चीजों को आपस में बदलते हैं। तो क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? युक्ति को हम लोग इंजन नहीं, जनित्र नहीं, या फिर चल कुंडली मोटर कहते हैं, इन सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति होती है बेटा, उसको हम लोग विद्युत सेल ही कहते हैं। सर मैं हम समझे नहीं, समझोगे। ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर ऊर्जा कहां से आई? हम लोगों ने इसके अंदर जो ऊर्जा भर रखी है, 10 रुपए का सेल मार्केट से खरीद के लाते हो, दोनों तरफ तार लगाते हो, बल्ब जलाते हो, कैसे? सेल के अंदर ऊर्जा कहां से आई? बताओ, बता सकते हो? बिजली क्या है, कैसे बनाई जाती है? आज तक कभी पता? आसमान से बिजली जो आती है कहां से आती है? पता चला? नहीं पता चला। ऐसे ही आज तक कभी कोई खोज ही नहीं पाया कि विद्युत ऊर्जा वो आती कहां से है। लेकिन हम लोगों ने जो जो बनाई है ये बेटा विभिन्न प्रकार के संयंत्रों से,
विभिन्न प्रकार के पदार्थों से लेड पता नहीं किस किस का प्रयोग करके सेल को बनाया गया और इसके अंदर ऊर्जा पैदा की गई, अंदर अवेलेबल है लेकिन कुछ टाइम तक वो चार्ज्ड है, ये यूज हो रही है और बाद में खत्म हो जाएगी। अब समझ में आई बात? तो बेटा ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा है इसमें और इसका प्रयोग हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में कर रहे हैं। कैसे? विद्युत सेल से। समझ गए? ये विद्युत सेल है। सर जी शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? वो धर्म था बेटा सनातन धर्म। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। लेकिन कौन सा? 21 जून कभी नहीं होगा। हर बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा होगा। 23 जून। 1757 तो बेसिक चीज है, 23 जून सबको पता है। सर जी लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना दोस्तों आपका मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती हैं। बेटा मानव की जो पसलियां होती हैं क्लेविकल से जुड़ी होती हैं, इलियम से जुड़ी होती हैं, स्टर्म से जुड़ी होती हैं। तो बेटा मानव की जो पसलियां होती हैं स्टर्म से जुड़ी होती हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। सर जी रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर आप लोग कवर कर रहे हो मेरे साथ 91। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट बेटा 1773 में पारित किया गया था। यह भी पहला एक्ट था। कंपनियां आई गई, बहुत कुछ हुआ और कंपनियों के द्वारा एकाधिकार भारत के अंदर किया गया, होता रहा। जब भारत के अंदर प्रॉब्लम चालू हुई तो 1773 में पहली बार हमारे भारत के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट बेटा आया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या था? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत के अंदर 1600 से लेके 1773 तक हमारे भारत के अंदर जो काम किया, भारत के अंदर जो प्रॉब्लम हुई वो वहां तक पहुंची कि वहां पर ऐसा हो रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी आंखों की निगरानी के सामने काम करवाने के लिए इसको पारित किया था 1773 में। ठीक है भैया, ताकि निगरानी की जा सके ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या फिर अधिनियम पहला कदम था जिसने क्या किया था? जिसने ब्रिटिश की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार दिया। ऑफ कोर्स कुछ पढ़ना ही नहीं आगे। ब्रिटिश 17 रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा था जिसने पहली बार ब्रिटेन की संसद को, साथियों जिसको ब्रिटेन क्राउन के नाम से हम लोग जानते थे, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का, मतलब विधि बनाने का, भारत के अंदर कानून बनाने का अधिकार दे दिया था। ठीक है सर जी, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? बेसिक क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, कलकत्ता में दोस्तों आपका न्यायालय बनाया गया। कहां पर? कलकत्ता में आपका सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों बना दिया गया है। उस समय बेटा याद रखना 3 अन्य न्यायाधीश होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश होता था। वर्तमान में बेटा क्या है? 33+1, 33 न्यायाधीश होते हैं और एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, अगला, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर बेटा हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि वह राज्य डैश के द्वारा शासित किया जाएगा, सीधा राष्ट्रपति। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल ही में कवर कर लो। एग्जाम्पल अभी क्या कहता है? यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। राष्ट्रपति शासन 3 प्रकार से दोस्तों हमेशा याद रखना, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 बेटा नेशनल इमरजेंसी भारत के अंदर 2 बार लग चुकी है, नेशनल इमरजेंसी। ओके सर। 356 होता है बेटा प्रेसिडेंट रूल्स, इसको कहा जाता है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। भारत के अंदर पता नहीं कितनी बार लग चुका है, अनलिमिटेड बार। बेटा 356 के बाद 360 होगा, ये छाछक तो नहीं कर दिया मैंने, 360 याद रखना। इसमें होता है बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी, और हमारे भारत के अंदर आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, कभी भी नहीं लगी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा, क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें सदस्य होते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्य होते हैं, ये दोनों सदन शामिल होते हैं। राज्यसभा होती है कि लोकसभा होती है या फिर संसद के दोनों सदन होते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशल है क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो बेटा पद आता है, ये पद हम लोगों ने किस देश से लिया है?
तो याद रखना बेटा आपकी अमेरिका से लिया है, यूएसए के संविधान से हम लोगों ने लिया है ये। सर इसकी डिटेल पढ़ा दो, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, कल या परसों की, कल की शाम वाली स्टैटिक पढ़ना, जाकर मिल जाएगा, कल नहीं परसों की शाम वाली स्टैटिक मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति के बाद कल शाम वाली टॉप 100 में ही पढ़ाया है मैंने, ठीक है, अलग क्वेश्चन था हालांकि वो। तो उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने यूएसए से लिया है, परंतु उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तब शामिल कौन होता है, तो याद रखना संसद और राज्यसभा लोकसभा तो ऑलरेडी आई गई उसमें, तो राज्यसभा लोकसभा अलग से याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर संसद आ चुकी है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के बेटा जो दोनों सदन होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। चुनाव कैसा होता है, गुप्त चुनाव होता है। कैसा, गुप्त चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन, और एक बात और याद रखना दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा कैसा होता है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय बेटा कैसे होता है, तो याद रखना एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ये बेटा इलेक्शन पूरी तरीके से किया जाता है। प्रतिनिधित्व कैसा होता है बेटा, अनुपातिक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इस चुनाव को बेटा करवाया जाता है, गुप्त प्रणाली के तहत। नए राज्यपाल की नियुक्ति तक कौन सामान्य रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करता है, राज्यपाल के महासचिव करते हैं, राज्य के महासचिव महाधिवक्ता करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो आंसर याद रखना बेटा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश काम करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति, क्या उसकी लिमिट होती है, और देशों में लिमिट होती है, क्या हमारे यहाँ भी लिमिट है, नहीं दोस्तों, कितनी भी बार, ये उल्लेख हमारे संविधान में दिया गया है। लेकिन भारत के अंदर एकमात्र थे राष्ट्रपति जिन्होंने एक कार्यकाल के बाद दोबारा कार्यकाल भी किया हो, राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति और 2 बार के राष्ट्रपति, और कोई नहीं हुआ। क्या संविधान में यह है कि और एक बार प्रधान राष्ट्रपति होने के बाद आप नहीं रह सकते, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप रह सकते हो, कितनी भी बार रह सकते हो, लेकिन अब तक सिर्फ एकमात्र है राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार हुए हैं बस। सर जी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्य लोक सेवा, यूपीएससी का चेयरमैन जो होता है मनोज सोनी जी थे, उनको किसने, अब राहुल जी हैं शायद, तो बेटा राज्य लोक यूपीएससी के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राष्ट्रपति, यूनियन, स्टेट के लिए राज्यपाल। तो आंसर यहाँ भी राज्यपाल होगा क्योंकि ये वो देश का प्रथम नागरिक है, ये राज्य का प्रथम नागरिक है, बेटा राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति कर दी जाती है। अनुच्छेद बेटा कहां से कहां तक है, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक आपको किसकी डिटेल मिलती है बेटा, स्टेट की डिटेल देखने की मिलती है, स्टेट पीएससी की, राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों के बारे में पता चलता है। किस भाग में बेटा, भाग याद रखना भाग 14 के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, साथियों 12 संख्या होती है। कितनी होती है, 12, ठीक है, परंतु दो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे वो वर्तमान में समाप्त किए जा चुके हैं, अब नहीं होते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, है नहीं, कर सकता था, तो आंसर आपका होगा बेटा 2 सदस्यों को क्या करता था, क्या कर सकता था, मनोनीत बेटा कर सकता था। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है बेटा, 2 सदस्यों को मनोनीत अगर कर सकता था उस समय किस अनुच्छेद के तहत, ये बात दोस्तों आर्टिकल नंबर 331 में दी गई थी। अब याद रखना 104 संविधान संशोधन 2019 में जो होता है उसने दोस्तों ये 2 एंग्लो इंडियन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, ये बात भी आप लोग दोस्तों याद रखोगे, ठीक है, याद रखना दोस्तों। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं अंतर राज्य परिषद के, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उसी राज्य में अंतर राज्य परिषद के पदेन सदस्य भी होते हैं। रट लो इस क्वेश्चन को, पदेन सदस्य भी होते हैं। अग्नि मंदिर किस धर्म से रिलेटेड है, अग्नि मंदिर का संबंध यहूदियों से नहीं दोस्तों, आपके पारसियों से है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, कौन सी जगह चिकनकारी के काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक पारंपरिक कला है, चिकनकारी, चिकनकारी का संबंध मैसूर से, जयौर से ना होकर बेटा आपके लखनऊ से बन जाता है, चिकनकारी। अगला क्वेश्चन है, भारत का लोक नृत्य संथाल किस राज्य से संबंधित है, बेटा संथाल पश्चिम बंगाल से है।
परंतु संथाली जनजाति झारखंड से संबंधित है, क्योंकि झारखंड की द्रौपदी मुर्मू जो है संथाल जनजाति से रिलेटेड है और संथाल भाषा भी बेटा एक है। अपने समय के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? बेटा ये आपके अकबर के दरबार में थे, अकबर शाही दरबार में, और उनको तानसेन की उपाधि भी अकबर के द्वारा बेटा दी गई थी। 36 अकबर के शासनकाल में बेटा कुल मिला के 36 संगीतकार थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो थे उनका नाम बेटा तानसेन था। सबसे इंपॉर्टेंट जो थे तानसेन थे। आगे बढ़ोगे आप लोग दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फॉक पेंटिंग्स इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? ऑप्शन राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर आपके मध्य प्रदेश में। जो भी इसका आंसर होगा आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके आंसर दोगे, जो भी दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपका होने वाला है। ठीक है भैया, कल सुबह मॉर्निंग में यानी कि दोस्तों आपके 20 तारीख को सुबह 5 बजे आप लोग मेरे साथ, संडे है तो आप लोग वीकली करंट अफेयर कवर करोगे। शाम को 5 बजे इसी टाइम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कवर करोगे। बहुत छोटा सेशन होगा लेकिन दिल दहला देने वाला सेशन होगा, तो जरूर जुड़िएगा। फिलहाल मैं आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। टाइम आपका प्रॉपर तरीके से 1.5 घंटे का हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं ऑन टाइम पर मॉर्निंग में 5 AM पर एग्जाम हैरियर पर। जो लोग स्टूडेंट नए हो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी लोग मिलकर एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसा लगा सेशन ऑफलाइन कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। मिलते हैं मॉर्निंग में 5 AM पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।